सभी दोस्तों को सबसे पहले नमस्कार। और पिछली जो क्लास थी उसके अंदर कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया या पता नहीं क्या हुआ कि वीडियो का कुछ पार्ट अपलोड ही नहीं हो पाया था। मुझे खुद को नहीं पता, मैंने भी बाद में देखा था कि कुछ पार्ट मिसिंग है जो पीछे लास्ट में था, वो पता नहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ या किस वजह से। तो अपन क्या करते हैं, वहीं से ही शुरू करते हैं दोबारा से उस क्लास को। ठीक है, देखो अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, अनुच्छेद 213 के बारे में। कौन से अनुच्छेद? 213 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 213 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल के अध्यादेश, क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब देखो सबसे पहले ये समझते हैं अध्यादेश होता क्या है। देखो मान लो कोई टाइम पीरियड है, जैसे कि कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, न मॉनसून सत्र चल रहा है, न शीतकालीन चल रहा है, न ही बजट सत्र चल रहा है। इनके बीच में खाली टाइम पीरियड भी तो होता है, कोई 3 महीने का, 2 महीने का, यहाँ पे भी होता है। ठीक है, इनके बीच में, ठीक है, ये खाली टाइम पीरियड है। इस टाइम पे क्या कोई बैठक हो ही नहीं रही है। अब मान लो आमतौर पे क्या होता है, अगर आपने को बिल पास करवाना होता है कोई भी, तो बिल पास कैसे होगा? अगर कहीं पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो उनमें से एक के पास, पहले मान लो विधान परिषद के पास बिल आया, वहाँ से वो पारित हो गया, उसके बाद वो बिल कहाँ जाएगा? विधान सभा में। अगर सभा में भी वो बिल पारित हो गया तो उसके बाद वो बिल कहाँ जाएगा? राज्यपाल के पास में। फिर राज्यपाल उस पर साइन कर देगा। साइन करने के बाद क्या बन जाता है? वो बिल पास हो जाता है। होगी थी चीज़ क्लियर? अब क्या है, अगर मान लो इनकी और इनकी बैठक ही नहीं हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा? उस टाइम पे क्या किया जाता है? एक टेम्परेरी बिल लाया जाता है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि आप एक काम करो, राज्यपाल से जो मंत्री परिषद होती है ना अपनी, मंत्री परिषद जो मुख्यमंत्री की होती है, वो मंत्री परिषद क्या है, राज्यपाल से अनुरोध करती है, राज्यपाल को कहती है कि आप एक काम करो, टेम्परेरी आप क्या करो, बिल जारी कर दो। एक बार के लिए, कुछ टाइम के लिए आप क्या करो, टेम्परेरी बिल जारी कर दो। जैसे ही कोई भी बैठक शुरू होगी ना, चाहे वो शीतकालीन हो, चाहे बजट हो, चाहे वो मॉनसून सत्र हो, कोई भी बैठक जब भी किसी भी सत्र की शुरू होगी तो हम क्या करेंगे, उसके 6 सप्ताह के अंदर अंदर वो बिल दोनों सदनों से पास करवा लेंगे और पास करवा के फिर आपसे साइन करवा लेंगे, फिर वो पक्का बिल बन जाएगा। लेकिन तब तक क्या करो, आप एक टेम्परेरी बिल निकाल दो। समझ आ गई इतनी बात? क्या बात है कि वो क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद क्या बोलती है कि अभी चूंकि कोई बैठक हो नहीं रही है, सभी लोग आ नहीं रहे हैं, इस वजह से हमारे को एक बिल पास करना अर्जेंट है। जैसे कि मान लो कोरोना का केस आ गया था, अब वहाँ पे बैठक हो नहीं रही थी, लेकिन उनको क्या करना था, बिल तो पास करवानी था। मतलब कोई भी चीज़ के लिए, चाहे वो डॉक्टरों की फैसिलिटी के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, बिल तो पास करवाना ज़रूरी था। तो उस टाइम पे क्या है, लो मंत्री परिषद कहाँ पे जाएगी? राज्यपाल के पास। उसको जाके बोलेगी कि आप एक काम करो, एक बार के लिए टेम्परेरी बिल निकाल दो। टेम्परेरी बिल निकाल दोगे, उससे क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जिस दिन हमारी बैठक शुरू होगी उस बैठक के 6 सप्ताह के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, वो दोनों सदनों से बिल पास करवा के आपके पास भेज देंगे। उसके बाद आप उसको परमानेंट कर देना। अगर हम 6 सप्ताह के भीतर भीतर न कर पाएँ तो आप क्या करना, उसको वैसे ही रद्द कर देना। अभी परमानेंट तो हुआ नहीं है। होगी थी चीज़ क्लियर? अब क्या है, मान लो कोई एक, अब भैया मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था पिछली क्लास के अंदर, मैंने आपको चीज़ समझाई थी कि 2 सत्र होते हैं ना, उनके बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 2 सत्र के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? मैंने आपसे बात कही थी कि हर 6 माह बाद में, 6 माह बाद में, मतलब मैक्सिमम 6 महीने बाद तो आपको कम से कम एक सत्र तो बुलाना ही पड़ेगा। 6 महीने तक आप छुट्टी रख सकते हो, उसके बाद आपको कम से कम एक सत्र तो बुलाना ही बुलाना पड़ेगा। तो साल के अंदर अपन चाहें तो मिनिमम कितने सत्र होंगे? साल के अंदर मिनिमम 2 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो पहला, अगर मान लो कोई टाइम पीरियड पे हो गया, उसके 6 महीने बाद दूसरा हो जाएगा। ठीक है, उसके 6 महीने बाद, ये तो साल के बाद पहुँचेगा ना, 18वें महीने पहुँच गया। तो इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि 3 ही हो सकता है 2 भी हो। मिनिमम तो 2 होंगे ही होंगे, हर हालात में होंगे 2 सत्र तो। लेकिन हो सकता है कई बार 3 भी हो जाते हैं। समझ गए इस बात को? अब क्या है, अपने को जब ये बात पता है कि 2 सत्र के बीच में मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है, 6 माह का। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक ये कि इन्होंने क्या बोल दिया था मंत्रिपरिषद ने कि जैसे ही हमारी बैठक शुरू होगी तो बैठक के 6 सप्ताह के अंदर अंदर हम क्या करेंगे,
इसका बिल पास करवा लेंगे। तो ये मतलब 6 माह और 6 सप्ताह तक मैक्सिमम ये बिल चालू रह सकता है, मतलब बिल लागू रह सकता है। ये जो अध्यादेश है, सॉरी बिल नहीं, अध्यादेश है, वो लागू रह सकता है। लेकिन जैसे ही ये 6 सप्ताह कंप्लीट होंगे उसके बाद क्या है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। क्यों ख़त्म कर दिया जाएगा? क्योंकि मंत्रिपरिषद ने या संविधान में लिखा यही हुआ है कि जिस दिन सत्र की पहली बैठक शुरू हो जाएगी उस तारीख से 6 सप्ताह के भीतर भीतर कोई भी अध्यादेश है उसके ऊपर मतलब उसका बिल पारित होना जरूरी है। अगर वो बिल पारित नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये अध्यादेश अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब इस पे दो तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक अध्यादेश मैक्सिमम कितने समय तक लागू रह सकता है, कितने समय तक लागू रह सकता है। तो अगर मैक्सिमम की बात आ गई तो मान लो किसी दिन बैठक हुई है, उस बैठक के अगले दिन ही हमने क्या किया है, अध्यादेश जारी करवा लिया। और उसके अब आपको पता है कि मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड तक बैठक नहीं हो सकती, नेक्स्ट 6 महीने तक। तो अपने को ये बात तो पता है कि 6 माह तक तो अपने नेक्स्ट बैठक हो सकता है, हो या ना हो, लेकिन मैक्सिमम अपन मान के चलते हैं 6 महीने तक तो नहीं हो सकती। अगर मान लो कोई कंडीशन बनती है 6 महीने बाद तो उनको बैठक लेनी पड़ेगी। तो 6 महीने का टाइम पीरियड तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या बोलता है कि अगर मान लो 6 महीने बाद जैसे ही कोई सत्र शुरू हुआ तो सत्र शुरू होते सारी क्या होगा, अगले 6 सप्ताह और मिल जाएंगे। तो एक अध्यादेश के लिए मैक्सिमम कितने समय तक रह सकता है, तो 6 महीने और 6 सप्ताह तक रह सकता है। इतनी चीज़ हुई क्लियर। अब देखो, अब एक दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है सत्र शुरू होने के पश्चात अध्यादेश कितने समय तक जारी रह सकता है। तो सत्र शुरू होने के बाद तो मैंने आपको बता ही दिया था, जिस दिन सत्र शुरू होगा पहली बैठक उस तारीख से कितने सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक। अब ये क्वेश्चन कई बार गट्टी गोला देता है बंदे को, तो इसलिए ध्यान रख लेना इस चीज़ को, ठीक है। क्या ध्यान देना है, एक अध्यादेश मैक्सिमम कितने समय तक रह सकता है, तो वो रहेगा 6 माह और 6 सप्ताह तक। और सत्र शुरू होने के पश्चात एक अध्यादेश कितने समय तक रह सकता है, तो वो रह सकता है 6 सप्ताह तक। हो गई थी चीज़ क्लियर। तीसरी चीज़, राज्यपाल जब चाहे अध्यादेश को वापस ले सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, राज्यपाल जब चाहे अध्यादेश वापस ले सकता है, अध्यादेश वापस ले सकता है। ये बात आपको कन्फर्म तौर पे ध्यान रखनी है, ठीक है। 3 बातें याद की अपन ने किसमें, 213 के अंदर। 213 के अंदर क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश क्या होता है, जिस टाइम पे सत्र की बैठक नहीं हो रही है उस टाइम पे अगर अपने को कोई बिल चाहिए तो उसको अपन क्या करें, टेम्परेरी बिल के रूप में लेके आते हैं। और वो जो टेम्परेरी बिल होता है उसी को क्या बोलते हैं, अध्यादेश बोलते हैं। उसको राज्यपाल कभी भी वापस ले सकता है। और ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, 213 के अंदर लिखा हुआ है। पहली चीज़ हो क्लियर। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये मैक्सिमम कितने टाइम तक रह सकता है, तो मैक्सिमम रह सकता है 6 माह और 6 सप्ताह तक। उसके बाद में सत्र शुरू होने के पश्चात अध्यादेश कितने टाइम तक रह सकता है, तो वो रह सकता है 6 सप्ताह तक। उसके बाद राज्यपाल जब चाहे अध्यादेश को वापस ले सकता है। हो गई थी चीज़ क्लियर, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी सूचना और दे देता हूँ। मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक चीज़ पढ़ाई थी, हालांकि मैं जिस टीचर से पढ़ा था उसने भी, जहाँ तक मुझे लगता है उसने भी वही बताई थी। और एक मैं उस टाइम पर रेफरेंस बुक लिया करता था, उसमें भी शायद वही चीज़ें लिखी हुई थी। हो सकता है मेरे को कोई कन्फ्यूजन रहा हो, लेकिन अभी मैंने क्या है उस चीज़ को वापस रिवाइज़ किया, देखा इधर उधर से, और नोट्स वगैरह देखे, बुक्स वगैरह देखी, रेफरेंस बुक देखी, ऑनलाइन सर्च किया, तो मेरे को वो गलती का एहसास हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मैंने आपसे एक चीज़ बताई थी उस टाइम पे कि जो राज्यपाल है, क्या है, राज्यपाल, उसकी सैलरी वगैरह यानी कि वेतन व भत्ते, मैंने आपको बताया था कि इनका जिक्र कहाँ नहीं होता है, उल्लेख कहाँ नहीं होता है, अनुसूची 2 में नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल में इसके लिए एक अनुच्छेद भी बना हुआ है, उस अनुच्छेद में भी होता है, और उसके साथ साथ अनुसूची 2 में भी होता है इसका उल्लेख। ये बात ध्यान रखना। लेकिन हाँ, वो बात सही है, कहीं उसमें भी आप कर दो कि जो इसकी शपथ है, शपथ का प्रावधान अनुसूचित 3 में नहीं है, ठीक है ना, वो मत कर देना। सिर्फ इतनी चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल के वेतन व भत्ते अनुसूची 2 में भी लिखित है, मतलब उल्लेखित है, उसमें भी लिखे हुए हैं, और इसके अंदर अनुच्छेद के अंदर भी लिखे हुए हैं।
ये बात मेरे को भी नहीं समझ में आ रही थी कि क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि अगर स्पेशल आपने अनुच्छेद ही बना दिया तो उसके बाद उसको क्यों दिया गया। लेकिन किताब है, संविधान है, लिखने वाले अलग थे, महान लोग थे, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने लिए थोड़ा सिलेबस बढ़ा ही है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी तैयार हो गया है, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। अब करते हैं अपन आज का सिलेबस जो अपने को आज करना था। बाकी तो जो मैं बकवास डेली लास्ट में मारता हूँ वही मारी थी, उसकी ज़्यादा कुछ बातें हैं नहीं, ठीक है। अब देखो, अब अपन बात एक चीज़ और याद कर लेना, जो राज्यपाल होता है ना, वो ना अनुच्छेद 333 के तहत ना अपने जो विधानसभा है ना, विधानसभा, इसमें क्या करता था, एक एंग्लो इंडियन को चुन सकता था, एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, तो क्या करता था, मनोनीत करता था। एक तो चीज़ याद रखनी है। लेकिन आज के टाइम पे जब 104वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उस टाइम पे ये एंग्लो इंडियन वाला कंसेप्ट ही ख़त्म कर दिया। इसलिए हो सकता है न पूछे, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख लेना, कुत्ती किस्मत हो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 333 के अंदर क्या है, विधानसभा के अंदर एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है कौन। हाँ, मैं ज़रूर पूछूंगा, अगर मेरा कोई टेस्ट हुआ मैं ज़रूर पूछूंगा इसको। और 104वां संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन वाले जो कंसेप्ट है उसको क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। आगे बात इतनी समझ में। अब बात करते हैं अपन राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ, देखो ये जो वित्तीय शक्तियों का क्या मतलब होता है, देखो वित्तीय शक्तियों का मतलब होता है कि रोकड़ा, पैसा, मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी काम है ना, उनके बारे में क्या क्या शक्ति है। मतलब सिलेबस बढ़ाया बेवजह उल्लुओं की तरह, आगे सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन यहीं पे पता नहीं क्यों ठूस रखी है, तो अपने को यहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाद में अगर राज्यपाल के संदर्भ में पूछ लिया आपसे किसी ने क्वेश्चन, तो आप बोलो कि अरे यार हमने तो ये चीज़ पढ़ी नहीं हुई है, इसलिए अपन पढ़ते हैं इनको। देखो वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या हैं, सबसे पहले इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो राज्यपाल है ना, वो अपना जो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री के माध्यम से वार्षिक बजट पेश करता है। अब कौन पेश करता है, राज्यपाल। अब बजट किससे संबंधित होता है, पैसे से संबंधित, तो पैसे से संबंधित होने के कारण ये इसकी क्या होगी, वित्तीय शक्ति होगी। अब ये कौन से अनुच्छेद में, 202 के अंदर। याद रहे तो करना, नहीं याद रहे तो आगे अपन जब विधानमंडल पढ़ेंगे ना, उसके अंदर अपन सारी चीज़ें वापस से रट्टा मारेंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। उसके बाद में अपन ने दूसरी एक और चीज़ क्या देखी थी, अपन ने देखा था ना कि धन विधेयक होता है। कौन सा धन विधेयक, इसको क्या है, राज्यपाल वापस नहीं लौटा सकता है, राज्यपाल वापस नहीं लौटा सकता। क्यों, क्योंकि ये इसी की ही अनुमति से रखा जाता है, इसकी अनुमति से रखा जाता है, इसलिए इसको वापस हटाना गलत बात होती है। अब ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी है, 198 के अंदर, ये भी अपन चीज़ पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि ये क्या करता है, राज्यपाल क्या करता है, वित्त आयोग का गठन करता है, उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है, ठीक है। इनकी वार्षिक रिपोर्ट को विधानमंडल में रखते हैं अपन, किसके बारे में, राज्यपाल की अनुदान मांग की, मतलब राज्यपाल की सहमति के बिना क्या है, कोई बंदा अनुदान मांग नहीं कर सकता है, अनुदान मांग नहीं की जाती है, मतलब राज्यपाल की सहमति से ही क्या है, अनुदान मांग की जाती है। अब ये अनुदान मांग क्या होती है, मान लो कोई एक विभाग है जिसने बोला कि भाई साहब मेरे को ना इस बार 150 करोड़ रुपए चाहिए, मेरे को 100 करोड़ की तो मेरे को लोगों को सैलरी देनी है साल के अंदर, 25 करोड़ मेरे को चाहिए खर्चे वर्चे के लिए, और 20 करोड़ चाहिए मेरे को किसी और काम के लिए, 5 करोड़ रुपए मैं रखूँगा अपने पास संभाल के, ताकि अगर बाई चांस मेरे को इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तो उन 5 करोड़ को यूज़ कर लूँगा। लेकिन होता क्या है भाई साहब का ना, अब अपना बजट आता है मार्च में, इसके पास क्या दिसंबर में सारे के सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अब इसको क्या है, दिसंबर में हो गए या फिर मान जनवरी में ख़त्म हो गए, अब इसको जनवरी से लेके फरवरी और मार्च 2 महीने तक और काम चलाना है, तो इसके पास पैसे तो है नहीं, अब ये सैलरी कहाँ से देगा। तब ये विभाग क्या करता है, राज्यपाल के पास जाता है, मंत्रिमंडल को बोलता है कि आप एक काम करो, मेरे को कुछ 20 करोड़ या 50 करोड़ रुपए और दीजिए। ये होती है अनुदान मांग। ये बोलते हैं कि भाई साहब जब नया बजट आएगा ना, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस पैसे को ऐड करवा देंगे, ठीक है, और अगले बजट से हमारा मतलब बजट भी बढ़वा लेंगे, लेकिन आप एक बार के लिए हमारे को काम चलाने के लिए कितने रुपए दो, 50 करोड़ रुपए दो। तो इस मांग को क्या बोलते हैं, अनुदान मांग बोलते हैं। और ये अनुदान मांग किसके थ्रू मांगी जाती है,
राज्यपाल के थ्रू, मतलब राज्यपाल की अनुमति होगी तभी ये अनुदान मांग कर सकते हैं। अगर नहीं है राज्यपाल की अनुमति तो अनुदान मांग नहीं की जा सकती। होगी ये चीज़ भी क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, कई बार क्या होता है अपने राज्य के अंदर क्या है कुछ पैसा रिजर्व में रखा जाता है कि अगर मान लो इमरजेंसी में कहीं जरूरत पड़ गई तो अपने क्या है वहाँ से पैसा मिल जाएगा। उस पैसे को बोलते हैं आकस्मिक निधि। क्या बोलते हैं? आकस्मिक निधि। अब ये आकस्मिक निधि है ना, इसमें से अगर पैसा निकलवाना है किसी को भी, राज्यपाल इसको, मुख्यमंत्री को, मंत्रिमंडल को या किसी बंदे को, तो उससे किसकी परमिशन लेनी होगी? राज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। अनुमति आवश्यक है। होगी थी चीज़ क्लियर। अपन ने आज पढ़ा है 213 पढ़ लिया एक, तो उसके बाद अपन ने पढ़ा है इनकी वित्तीय शक्तियों के बारे में। तो अपन ने देखा कि राज्यपाल क्या करता है? बजट पेश करता है। अनुच्छेद कौन से तहत? 202 के तहत। उसके बाद में धन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकता है, वो अपने किसके तहत देखा? 198 के तहत। उसके बाद देखा अपने राज्यपाल क्या करता है? वित्त आयोग का गठन करता है, उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है। उसके बाद अपन ने देखा राज्यपाल की सहमति के बिना अनुदान मांग नहीं की जा सकती। अब ये अनुदान मांग क्या होती है कि इमरजेंसी में अगर मान लो उसका फंड खत्म हो गया है तो वो क्या करता है? उधार लेता है एक हिसाब से। मतलब कि आप समझ सकते हो इसको अध्यादेश एक हिसाब से, कि आप एक बार के लिए मेरे को पैसे दे दो, उसके बाद मैं अगले बजट में इसको क्या करूँगा? पूरा करवा लूँगा। वही होता है ना कि अपनी सैलरी कई बार खत्म हो जाती है तो अपन सेठ से जाके बोलते सेठ जी थोड़ी सी मेरे को एडवांस में पेमेंट दे दो, अगले महीने की सैलरी के अंदर अपन क्या कर लेंगे? उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये एडवांस सैलरी होती है एक हिसाब से, ये समझ लेना आप, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि होती है जैसे अभी कोरोना चला था तो उस टाइम क्या सबके ऐसी हुई पड़ी थी, तो उस टाइम पे अगर इसको मुख्यमंत्री को अगर कहीं से फंड की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा? किसके पास जाएगा? आकस्मिक निधि में से पैसा निकालने के लिए राज्यपाल के पास जाएगा। ये होती है इनकी वित्तीय शक्तियाँ। अब बात करते हैं अपन राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ, अब इसमें कन्फ्यूजन मत होना कि यार ये न्यायिक शक्तियाँ कौन सी होती हैं। शक्तियों का मतलब कुछ नहीं है, मतलब ये है कि इसको न्याय से रिलेटेड क्या क्या काम करता है ये न्यायिक शक्तियाँ। देखो सबसे पहला अपन पढ़ चुके हैं कि 161 के तहत इसको क्षमादान की शक्तियाँ होती है, वो भी न्यायपालिका से संबंधित ही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जिला जो कोर्ट होता है, जिला कोर्ट होता है, उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ये भी चीज़ क्लियर होगी। ये अपन जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर देख लेंगे कि कौन से अनुच्छेद के अंदर क्या क्या की जाती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखते हैं, ये क्या करता है? जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है ना, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति क्या करता है? सलाह मांगता है। सलाह किससे लेता है? राज्यपाल से। अब देख लेना क्वेश्चन मैं कभी घुमा के दूंगा, ये दूंगा कि राज्यपाल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देता है या नहीं देता है, बस उस पर मैं आपको क्वेश्चन बना के दे दूंगा। तो याद रखना ये क्या करता है? सिर्फ सलाह देता है। राष्ट्रपति माने या न माने उसकी मर्जी है, लेकिन ये क्या करता है? सलाह देता है। सलाह मांग सकता है उससे कि बताओ इसको राज्यपाल बनाए तो आपकी क्या सलाह है, क्या राय है मंत्री जी। तो वो मंत्री जी क्या करते हैं? इनको सलाह देते हैं। आगे बात थी समझ के अंदर, ठीक है। ये इसकी न्यायिक शक्तियाँ देख लो, क्या पढ़ना है इसमें समझ में नहीं आ रहा। ऐसी न्यायिक शक्तियाँ, फाइक शक्तियाँ, उल्टा पुल्टा पता नहीं क्या कुछ दे देते हैं। उसके बाद ध्यान रख लेना कि जितने भी पद होते हैं ना जो कोर्ट से संबंधित, जैसे हाई कोर्ट की कोई वैकेंसी आई हुई है, सारे के सारे जो वैकेंसी होती हैं वो किसके नाम से होती है? अपने राज्यपाल के नाम से। राज्यपाल क्या करता है? हाई कोर्ट से मतलब कि सलाह लेकर वो नियुक्तियाँ करता है। इतनी चीज़ें किसके अंदर अपने को पढ़नी है? इसके अंदर न्यायिक शक्तियों के अंदर। किसकी न्यायिक शक्तियाँ? राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में अपने क्या क्या देखा? बकवास देखिए बिल्कुल ही। 161 की क्षमादान शक्ति 50 बार पहले पढ़ चुके हैं। जिला कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ये भी अपन 50 बार पहले पढ़ चुके हैं। उसे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है ना, उस टाइम पे क्या करता है? राज्यपाल सिर्फ सलाह देता है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद जो भी हाई कोर्ट के जितने कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सलाह से? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। होगी थी चीज़ क्लियर। अब बात करते हैं अपन राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, संविवेकीय शक्तियां। कौन सी? संविवेकीय शक्तियां। अब ये संविवेकीय शक्तियां क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि राज्यपाल क्या करेगा, अब बाकी जितनी शक्तियां थी ना उसके अंदर वो किसी न किसी से सलाह ले रहा है। जैसे कि मान लो क्षमादान करना है किसी को, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले मंत्रिमंडल से क्या लेगा?
सलाह लेगा कि वैसे इसको क्षमा करें या ना करें। अध्यादेश जारी करना होगा तो वो क्या करेगा, सलाह लेगा कि वैसा अध्यादेश जारी कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को सलाह दो, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। किसी की नियुक्ति करनी है, जैसे मंत्रिमंडल की नियुक्ति करनी है, तो सलाह किससे लेगा, मुख्यमंत्री से लेगा। राज्य वित्त आयोग की अगर करनी है तो सलाह किससे लेगा, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद उसको क्या सलाह देती है। ऐसे करके राज्यपाल क्या है, हर काम करता है ना, उसके पीछे उसको किसी न किसी बंदे से सलाह लेनी पड़ती है, उसकी सलाह पे काम करेगा, अपने हिसाब से कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ शक्तियां इसको संविधान के थ्रू दी हुई है कि आप अपने विवेक से भी काम कर सकते हैं। उस कंडीशन के अंदर आप अपने मन की करेंगे उस टाइम पे, आपको कोई भी उस टाइम पे ये नहीं मानना पड़ेगा कि इसका रूल मानना है उसका रूल मानना है, आपका जो मन किया वो आप करना। उन्हीं शक्तियों को क्या बोलते हैं, सब विवेकीय शक्तियां। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो कि संविधान के अंदर लिखी हुई है कि इन शक्तियों का प्रयोग आप सब विवेक से करेंगे, और कुछ शक्तियां ऐसी है जो संविधान में तो नहीं लिखी हुई है, लेकिन फिर भी क्या करता है राज्यपाल, अपने विवेक से ही करता है। हो गई थी चीज़ क्लियर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर आगे। देखो सब विवेकीय शक्तियां, सबसे पहली है संविधान प्रदत्त, संविधान प्रदत्त सब विवेकीय शक्तियां, जिनका उल्लेख कहाँ पे है, संविधान के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहली बात अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, अपन ने देखा था अनुच्छेद 200, कितना नंबर, अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में क्या लिखा हुआ था कि अगर मान लो कोई बिल आता है, तो बिल को क्या है, ये जो राज्यपाल है वो क्या कर सकता है, अगर उसको मन नहीं किया, उसका मन नहीं किया कि मैं इस पर साइन करूं या ना करूं, तो वो चाहे तो किसको भेज सकता है, राष्ट्रपति को भेज सकता है। तो ये उसके मन पे डिपेंड कर रहा है ना कि वो क्या कर सकता है, ऊपर भेज सकता है। प्लस उसके अंदर कंडीशन भी लिखी हुई थी आर्टिकल 200 के अंदर, वो क्या लिखी हुई थी कि अगर मान लो वो जो बिल आया है वो मूल अधिकारों का हनन करता हो, हाई कोर्ट की सीमाओं को बांधता हो, या फिर डीपीएसपी के विरुद्ध हो, देश की एकता अखंडता को, सुरक्षा को खतरा हो, उस टाइम पे क्या है, कन्फर्म जो राज्यपाल है वो किसको भेजेगा, राष्ट्रपति को ही भेजेगा। तो ये संविधान में लिखित है। और दूसरी बात क्या लिखी हुई थी कि अगर मान लो उसको लगता है कि ये इस तरह का मैटर है, तो अपने सब विवेक से वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को ट्रांसफर कर देगा। तो ये सब विवेक की शक्ति होगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 200 में क्या लिखा है कि जो विधेयक को राष्ट्रपति को ट्रांसफर करना, ठीक है। तो ये विधेयक को राष्ट्रपति को ट्रांसफर करना अनुच्छेद 200, ये कौन सी शक्ति है, इसकी सब विवेक की शक्ति है, ठीक है। क्योंकि अब एक बात, तो मुख्यमंत्री जब कोई विधेयक ला रहा है तो वो क्यों चाहेगा कि राज्यपाल उसको ऊपर भेजे, वो तो चाहेगा ना ये फटाफट साइन करे, हमारा काम नक्की हो, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है, राज्यपाल को पावर दी हुई है। दूसरी चीज़, मान लो अपन ने बात की थी अनुच्छेद 356 में, जब क्या है आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है, राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है। अब देखो किसी राज्य के अंदर अपनी माँ को डाकण कौन कहेगा, ठीक है। तो अपने शासन को कौन कहेगा कि यहाँ पे कुशासन चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, अगर राज्यपाल को लगता है कि यहाँ पे शासन ढंग से नहीं चल रहा है, तो वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है राष्ट्रपति को, और ये उसकी सब विवेकीय क्या होती है, शक्तियाँ। ये क्या बना दिया, ये क्या होती है, सब विवेकीय शक्तियाँ होती है, ठीक है। 356 के तहत आगे तीसरी समझ, आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको खुद को पता लग जाए सब विवेक से कौन से काम कर रहा है, किससे कौन से कर रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या अपन ने देखी थी 167, कौन सी देखी थी 167 में अपन ने क्या देखा था कि राज्यपाल क्या कर सकता है, कोई भी सूचना मांग सकता है मुख्यमंत्री से कि बताओ प्रशासनिक में ये काम कैसे हो रहा है, उसकी सूचना दो। तो ये अपने मन के हिसाब से मांग लेगा, उसके ऊपर दबाव नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है कि आपको मांगनी है सूचनाएं, वो अपने मन से मांग सकता है सूचनाएं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी सब विवेकीय शक्तियाँ हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में ये विधानसभा को भंग कर सकता है, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। अब भंग ऐसे नहीं कि भाई मेजोरिटी एक टीम को आगे लेकर फिर बोले नहीं मैं तो भंग करूँगा, नहीं। मान लो कोई 2 पार्टीज है, ठीक है, 3 पार्टी जमा लो, ठीक है। और राजस्थान में टोटल सीटें हैं 200 में से कम 101 चाहिए किसी बंदे को सरकार बनाने के लिए। अब मान लो सबके पास ही बराबर आ गई, इसके पास आ गई 100, 2 ही पार्टियां मान लेते हैं, इसके पास भी है 100, ऐसे
गणित के अंदर अपन कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। इसके पास ही 100 है, इसके पास 100 है। अब मेजोरिटी किसके पास नहीं है, कोई एक बंदा नहीं है जिसके पास मेजोरिटी आ जाए। इसलिए अब क्या की जाती है, इस कंडीशन के अंदर अगर राज्यपाल चाहे तो विधानसभा को भंग कर सकता है, दोबारा चुनाव करवा सकता है। होगी थी चीज़ क्लियर? ठीक है, ये कौन से सर्वविवेकीय शक्तियाँ जो कि किस में लिखी हुई है, संविधान के अंदर लिखित है। अब अपन क्या करते हैं, अब छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको, मस्त मजे आएंगे आपको। अब है कि परिस्थिति जन्य सर्वविवेकीय शक्तियाँ कौन सी होती है, मतलब मान लो कोई एक परिस्थिति उत्पन्न होगी तो उस टाइम पे जो राज्यपाल है वो अपनी कैसे शक्तियों का प्रयोग करेगा, ये सब चीज़ें अपने को अब क्या करनी है, देखनी है। देखो मान लो कोई विधानसभा चुनाव हुए, ठीक है, कोई विधानसभा चुनाव हुए, उसके अंदर क्या है, 3 पार्टियां थी, ये पार्टी, ये पार्टी और ये पार्टी, ये आप, ये कांग्रेस, ये बीजेपी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, बीजेपी ने ले ली कितनी, 80 सीट। ठीक है, और इसने भी ले ली 80 सीट, या इसने ले ली 70 सीट। ठीक है, और इसने ले ली 50 सीट। आपको कितनी मिली है, 50 सीट। अब सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए, कम से कम 101 सीटें चाहिए। ठीक है, अब क्या है, इनके बीच में कसमकस चलेगी, तनातनी चलेगी। तनातनी किस चीज़ की, बीजेपी क्या है, इनके एमएलए को खरीदने की कोशिश करेगी, कांग्रेस क्या है, इनके एमएलए को खरीदने की कोशिश करेगी। बीजेपी को कितने चाहिए, सिर्फ 21 एमएलए और चाहिए, और वो चाहे इधर से खरीद ले चाहे इधर से खरीद ले। इनको कितने चाहिए, 31 एमएलए, तो वो चाहे इधर से खरीद ले या फिर इधर से खरीद ले। उस टाइम पीरियड में क्या होता है, राज्यपाल पे डिपेंड करता है कि वो सरकार बनाने के लिए किसे आमंत्रित करे। मतलब किसी न किसी को तो एक को देगा ही ना कि भाई तुम एक काम करो, बहुमत सिद्ध करो और तुम क्या करो, सरकार बना लो। अब ये राज्यपाल की ना परिस्थिति जन्य सविवेक है, वो उसके मन में आ गया ना कि नहीं मैं तो आप पार्टी को दूंगा सबसे पहले मौका, तो वो क्या करता है, आप पार्टी को मौका देता है कि आ लाओ तुम्हारे बंदे को लेके आओ, मैं क्या करता हूँ उसको मुख्यमंत्री बना देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद 1 महीने के अंदर तुम्हारे को क्या करना है, मेरे को ये साबित करना है कि तुम्हारे पास सीटें 101 कंप्लीट हो चुकी है। वो चाहे तो इनको दे सकता है, वो चाहे तो इनको दे सकता है, वो चाहे तो इनको दे सकता है। आमतौर पे जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसी को दी जाती है मौका, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, राज्यपाल पे। अगर राज्यपाल के मन में आ गया कि नहीं मैं तो दूसरी पार्टी को दूंगा, तो वो चाहे जिस पार्टी को भी दे सकता है। होगी थी चीज़ क्लियर, पहली चीज़ क्लियर होगी। अब देखो दूसरी चीज़, अगर मान लो किसी का कार्यकाल, मतलब कि अपने कोई मुख्यमंत्री है, उसका कार्यकाल के दौरान उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उस टाइम पे मतलब जब उसका कोई उत्तराधिकारी फिक्स नहीं है कि ये अगर मान लो कुछ कंडीशन हो जाती है तो उस टाइम पे ये अपना मुख्यमंत्री बनेगा, कोई उत्तराधिकारी निश्चित नहीं है, तो उस टाइम पे राज्यपाल चाहे जिस बंदे को क्या कर सकता है, मुख्यमंत्री बना सकता है अपने विवेक से। ठीक है, मतलब पार्टी के लोग लेके जाते हैं किसी बंदे को कि भाई साहब इसको मुख्यमंत्री बना दो, तो चाहे जिसको मुख्यमंत्री बना सकता है। होगी थी चीज़ क्लियर? ठीक है, बाकी जो इसके अंदर चीज़ें हैं ना वो अपन मंत्रिमंडल के अंदर, मुख्यमंत्री के अंदर, इनके अंदर अच्छे से पढ़े। आप ये मत समझना कि यार वो महीने वाली बात थी, उसके अंदर क्या बताया था, उसके बाद में अगर मान लो ऐसे मुख्यमंत्री बन जाए तो कितने टाइम तक रह सकता है। अरे लाला बता दूंगा, वो मुख्यमंत्री आने तो मुख्यमंत्री के अंदर पढ़ाऊंगा तुम्हारे को मैं। ठीक है, यहीं इतना दिमाग खराब मत करो, अभी सिर्फ राज्यपाल की शक्ति उन पर आप क्या कर लो, बात कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर मान लो कोई मंत्री परिषद है, ठीक है, उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया। ठीक है, मतलब अविश्वास, लोगों ने कहा कि अविश्वास है, मतलब समझो पहले अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, ऐसी बात है, ज्ञान ढूंढने से कोई मतलब नहीं है। देखो मान लो इनके पास सीटें होगी 101, ठीक है, और इनके पास कितनी बची हुई है बाद में, मान लो कि 80 सीटें बची हुई है। ठीक, इनके पास, कांग्रेस के पास, और जो बची कुछ सीटें कितनी हो जाएगी, 19 सीटें वो किसके पास है, आप पार्टी के पास में, आम आदमी पार्टी के पास में। ठीक है, अब मान लो चलने लगे काम। ठीक है, अब इनमें से कांग्रेस वालों ने क्या किया, गुपचुप तरीके से इनके लगभग 22-23 एमएलए को खरीद लिया एक साथ। 22-23 एमएलए को खरीद लिया, उनको बोला कि आप क्या करो, हमारे साथ आ जाओ और इनकी मेजोरिटी छोड़ दो, आप चाहे तो त्याग पत्र दे दो, चाहे कुछ मर्जी कर दो, लेकिन आप हमारे साथ आ जाओ, आपको हम क्या करेंगे 10-10 करोड़ रुपए देते हैं, आप हमारे साथ मिल जाओ। अब ये लोग क्या है, इनके साथ मिल गए।
इनके साथ मिलते सारी इनकी क्या है, कम होगी सीटें, इनकी 22-23 सीटें कम होगी लगभग। इनके पास कितने हो गए, 80 के आसपास हो गए, 78 के आसपास सीटें होंगी इनकी तो, ठीक है। उस टाइम पे क्या है, ये लोग क्या करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पारित, अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं ये लोग लाके ना सबसे साइन करवाते हैं कि आपको जो ये मंत्रिमंडल है इनमें आपको विश्वास है या नहीं है, तो आप क्या करो, साइन करो। तब 80 लोग तो ये साइन कर देते हैं, उसके बाद में ये साइन कर देते हैं और ये लोग साइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेजोरिटी क्या होगी, ज़्यादा हो गई अविश्वास वाली। और विश्वास वाले कितने लोगों की, नहीं हमारे मंत्रिमंडल विश्वास है, वो सिर्फ कितने लोग, 78 लोग ही हो गए। तो उस टाइम पे क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, क्योंकि मेजोरिटी किसकी होगी, अविश्वास प्रस्ताव की। इस वजह से क्या होता है, जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, उनकी सीटें, मेजोरिटी वाली सीटें वो खत्म हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या कर सकता है जो राज्यपाल है, वो क्या कर सकता है, कोई मंत्रिपरिषद अगर त्यागपत्र ना भी देना है, मतलब उनको फिर खाली करना पड़ता है, तो क्या कर सकता है, पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। बाकी चीज़ें आपको कोई ज़्यादा देखने वाली नहीं है, बाकी चीज़ें अपन मंत्रिमंडल और उनमें पढ़ेंगे। ये चीज़ें यहाँ तक थी। अपने कौन सी अपन बात करें, राज्यपाल के बारे में अगर अपन बात करें तो इतनी ही चीज़ें अपने को पढ़ने लायक थी, समझने लायक थी। अब जो चीज़ें आती है ना, वो चीज़ें आती है कि भाई साहब सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, सबसे पहले कौन मरा था, त्यागपत्र किसने दिया था, ये किसने दिया था, वो किसने दिया था। तो उसका क्या है, मैं आपको एक बुक है, उसका एक पेज है, वो कोशिश करूँगा इसके पीछे लगाने की। नहीं तो मैं क्या करूँगा, आपको अपने टेलीग्राम चैनल है उस पर क्या करूँगा, आपकी एक ये जो पीपीटी है वो सेंड कर दूँगा, उसके अंदर सारी सारी चीज़ें लिख के, तो आप क्या करना, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। समझ आएगी बात। और उसके बाद अगर आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं से मिले ना, तो उनको भी आप पढ़ना स्टार्ट, क्योंकि अब देखो अपना राज्यपाल पूरा खत्म हो चुका है। राज्यपाल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा इस टाइम पे जो आपको नहीं पता हो, ठीक है। उसके बाद मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये चीज़ मैं आपको थोड़ी भूल गया था बताने। मैंने आपको शक्तियाँ बताई थी, किसकी, राज्यपाल की, ठीक है। तो राज्यपाल को अपने राष्ट्रपति के संदर्भ में देखा ना कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है और राज्यपाल को नहीं है। उसके अंदर आपको ध्यान रखना है, एक तो पहली चीज़ वो जो कोर्ट मार्शल होता है ना, सैन्य कानून होते हैं, सैन्य कानून होते हैं, उन पे क्या नहीं कर सकता, क्षमादान नहीं कर सकता। पहली चीज़ तो ये उसके पास पावर नहीं है, राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं है। दूसरी चीज़, कूटनीतिक शक्तियाँ नहीं है उसके पास, कूटनीतिक शक्तियाँ नहीं है। अब कूटनीतिक शक्तियाँ कौन सी होती है कि जब आपको विदेशों के साथ कोई संबंध बनाने हो, इसको क्या है, राज्यपाल को तो राज्य में संबंध बनाने, यहाँ पे क्या कूटनीति खेलेगा, इसलिए उसको कूटनीतिक शक्तियाँ नहीं होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रख लेना। मैंने उस टाइम पे सोचा था आगे बताऊंगा, आगे चीज़ें चलती रही और आगे बताया नहीं गया, ठीक है। तो सैन्य कानून में समाधान नहीं कर सकता और कूटनीतिक शक्तियाँ राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती हैं। बाकी चीज़ें सही से खत्म हो चुकी है। अब आपको क्वेश्चन क्या क्या बचे हैं, जैसे कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी थी, एक ऐसी महिला राज्यपाल कौन सी जो अपने राज्यपाल भी रही थी और राष्ट्रपति भी रही थी, इनके सबसे ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड किसका रहा था, सबसे छोटा टाइम पीरियड किसका रहा था, कौन कौन से हैं जो महिलाएं राज्यपाल रह चुकी है, कौन से पुरुष है जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे, कौन से जो एमपी भी रहे थे, कौन से जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, किन किन ने क्या क्या कमेंट किया था, ठीक है। एक चीज़, एक कमेंट हम आपको बता ही देता हूँ यहीं पे, ताकि वो क्या थोड़ा सा देखने वाला। देखो, जो सरोजनी नायडू थी, क्या नाम था, सरोजनी नायडू, वो क्या थी, सबसे पहली महिला थी जो क्या थी, किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही थी, ठीक है। ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, सरोजनी नायडू ने कमेंट किया था, उसने बोला कि ये जो राज्यपाल का पद है ना, उसके पास मतलब कि वो सुख सुविधाएं उसके पास सारी है, लेकिन वो क्या, एक पिंजरे में बंधा हुआ है। मतलब वो क्या है, एक सोने के पिंजरे में बंधा हुआ क्या है, तोता है। सोने के अंदर बंद, पिंजरे के अंदर बंद तोते की समान तो है वो। और क्या है इसके पल्ले, क्यों, क्योंकि क्या है, इसके पास पावर तो बहुत है, लेकिन सारी पावर को यूज़ और ही कोई करता रहता है। इसको सोने का पिंजरा दे दिया, बढ़िया चांदी के बर्तन दे दिए खाने के लिए, खाना वाना सारा, लेकिन है ये पिंजरे के अंदर ही, आज़ाद नहीं है। तो ये कमेंट किसने दिया था कि राज्यपाल का जो पद है वो सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है या सोने के पिंजरे में बंद तोते के समान है। ये किसने कहा था, सरोजनी नायडू ने कहा था, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी चीज़ें अपन पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाकी मैं आज थोड़ी देर बाद क्या करूँगा, इसके नोट्स भेज दूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो वहाँ से आप इन चीज़ों को पढ़ लेना, याद कर लेना, फिर अपना अगले टेस्ट में देखते हैं क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता है, ठीक है।
थैंक यू सो मच।